गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो हैं वो जीवित रहने के लिए लगातार उनमें श्वसन क्रिया चलती रहती है। जो रेस्पिरेशन है वो हमारे शरीर के लिए हमें जीवित रहने के लिए अति आवश्यक क्रिया होती है। अतः आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम किसे रेस्पिरेशन या श्वसन हम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सामान्यतः हम सांस लेना उसे हम श्वसन के तौर पर सामान्यतः हम सब है वो कहते हैं कि जो सांस लेना है वही श्वसन या रेस्पिरेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो जिस भोजन को हमने ग्रहण किया है उस भोजन का जब एलिमेंट्री कैनाल में जब डाइजेशन या जब उसका पाचन हो जाता है और अंत में वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वह ग्लूकोज अवशोषण की क्रिया के द्वारा जब सेल में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है, तो कोशिकीय स्तर पर या कहीं सेलुलर लेवल पे उस भोजन का जो ऑक्सीडेशन है वो श्वसन कहलाता है। यानी कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है जिससे कि ऊर्जा बनती है, CO2 बनता है, पानी बनता है, उसे हम रेस्पिरेशन या श्वसन कहेंगे। यानी जो रेस्पिरेशन है वो एक प्रकार का कोशिका के अंदर होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंत में एनर्जी तो बनती है, ऊर्जा तो बनती है, लेकिन साथ में उसमें पानी भी बनता है और CO2 भी बनता है। अतः जो हम वायुमंडल की जो हम ऑक्सीजन को या कहीं वातावरण की जो वायु को हम ग्रहण करते हैं, फिर हम CO2 को बाहर निकालते हैं, वो तो एक तरह का ब्रीथिंग होता है, या उसे हम सांस लेना कह सकते हैं कि वो सांस लेना है। उसे हम श्वसन या रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे। यानी वातावरणीय जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, उसे हम ग्रहण करते हैं और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। यानी ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो हम करते हैं, ये इसको हम यानी वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर निकालना, इसे हम ब्रीथिंग बोलेंगे। इसे हम श्वसन नहीं कह सकते। श्वसन का मतलब होता है कि कोशिका के भीतर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिससे पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है जो हमारे शरीर के काम आती है। जैसा कि इस चित्र में आप देखिए, इधर लंग्स को दिखाया गया है और क्योंकि रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है उसमें अलग अलग एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है वो अलग अलग होता है और मनुष्य में लंग्स पाए जाते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन का जो इसका जो अर्थ है, इसका मीनिंग ये है कि जो लिविंग सेल होती है, जो जीवित कोशिका होती है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थ है या कहीं ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। आप इस रिएक्शन को देखिए, क्योंकि डाइजेशन के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट से होता है वो शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर के साथ जब ऑक्सीजन जब क्रिया करता है या जो शुगर का जब ऑक्सीजन के द्वारा तो ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। और इस बनने वाले CO2 को हम जब बहिश्वसन या एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ रिएक्शन देखिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ये है। ये जो रिएक्शन आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है, यह जो क्रिया है वो श्वसन कहलाती है। यानी यह जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन है जो कि सेल में कंप्लीट होती है, कोशिका में कंप्लीट होती है, वहां पर खाद्य पदार्थ यानी जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। और जो हम जब सांस लेते हैं या कहीं वायु को अंदर लेते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, यह ब्रीथिंग कहलाता है। इस चित्र में आप देखिए एक बार फिर से,
जो सेल के अंदर जो जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, सेल के अंदर जो रिएक्शन पाई जाती है जिसमें ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीकरण होता है, एनर्जी रिलीज होती है और CO2 बनता है और प्लस वाटर या पानी बनता है। और इस CO2 को वापस बहिर्श्वसन के द्वारा या एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है या ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। इस चित्र में आप देखिए कि जो रेस्पिरेशन जो भी मैंने बताया कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। इस रेस्पिरेशन को मुख्यतः 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल और एक होता है सेलुलर या कोशिकीय श्वसन, यानी बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। 3 इसके स्तर हैं रेस्पिरेशन के। तो ये इस चित्र में आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसे हम बाह्य श्वसन कहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन को जब हम या वायु को जब हम, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को अपन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, यानी वायु को अंदर ग्रहण करना, फेफड़ों में वायु को ग्रहण करना और वायु को बाहर निकालना, जिसमें कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। यानी जो गैसों का जो एक्सचेंज है किस किस के बीच में हो रहा है, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स, यानी इन दोनों के बीच में, यानी जब वातावरण और फेफड़ों के बीच में जब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, वायु अंदर जा रही है और वायु बाहर निकल रही है, या कहें ऑक्सीजन शरीर में जा रही है, CO2 शरीर से बाहर निकल रही है, यह बाह्य श्वसन कहलाता है। इसके बाद में जो ऑक्सीजन होती है वो फिर ब्लड से जब सेल में जाती है, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये इंटरनल या आंतरिक श्वसन कहलाता है, जहां पर ब्लड और सेल के बीच में ऑक्सीजन का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। देखिए ये ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है जिसमें RBC है और इसी से ऑक्सीजन जो है यहाँ सेल में जा रही है। ये क्या, ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। तो एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो रेस्पिरेशन है उसमें तो होता है खाद्य पदार्थों का या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, ATP के रूप में एनर्जी बनती है। उसी रेस्पिरेशन के 3 स्तर हैं, 3 प्रकार हैं। तो बाह्य श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है, एक कोशिकीय श्वसन होता है। बाह्य श्वसन में या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को लंग्स में लेना और CO2 को लंग्स से बाहर निकालना, ये तो बाह्य श्वसन है। और जब ब्लड और सेल के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। इस चित्र में आप देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को बताया गया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यानी वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर निकालना, ये बाह्य श्वसन है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन होती है वो सेल में जाती है और CO2 होती है सेल से बाहर ब्लड में जाती है। यानी ब्लड और सेल, जो ब्लड है और सेल है उसके बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है, वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। इसके बाद में आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन क्या है। ये देखिए आप इस चित्र में, ये एक सेल है, यानी इस सेल जो होती है डाइजेशन के बाद में कोशिका के अंदर, कोशिका के भीतर जो फूड है यानी ग्लूकोज के रूप में प्रवेश करता है और जब इंटरनल रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन है वो भी सेल में प्रवेश करती है। ठीक है, क्योंकि हम बाह्य श्वसन इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन है वो बाह्य श्वसन में कहाँ आती है, हमारे लंग्स में आती है। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन आता है, उसमें ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ चली जाती है, सेल में चली जाती है। अब सेल में जाने के बाद में सेल में ग्लूकोज के रूप में भोजन है और वहां पर जब ऑक्सीजन पहुंचती है, जब सेल में जब ऑक्सीजन आती है तो उस सेल में जो खाद्य पदार्थ यानी जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ATP के रूप में एनर्जी बनती है। और इससे इनमें क्या है कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल भी होता है। इस प्रकार की ये बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ सेल में और इसमें क्रेब्स चक्र में होती है। इसके बाद में CO2 है, पानी है और ATP है, ये बनते हैं। तो कहने का मतलब यानी सेल के भीतर
जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीजन के द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद में एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है और साथ में पानी और CO2 बनता है। सेल में ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये क्या कहलाती है, ये कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इस तरह से रेस्पिरेशन के 3 स्तर हो गए, 3 प्रकार हो गए, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। एक बार फिर से आप इस चित्र में देखिए, यहाँ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर किया गया है। यानी हम ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी O2 को भीतर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये क्या है, ये ब्रीथिंग है। इसको हम सांस लेना कहेंगे। और जिस ऑक्सीजन को हमने भीतर लिया है, जिस O2 को हमने भीतर लिया है, वो ऑक्सीजन आगे लंग्स में चली जाती है। लंग्स में जाने के बाद में वहां से वो जब सेल में जाती है, सेल के भीतर सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है, जिसका सही माने में अर्थ है वो श्वसन का लगाया जाता है कि सेल के भीतर खाद्य पदार्थों का इस आने वाले ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि CO2 और पानी बनता है। उस CO2 को बाद में बहिः श्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से सांस लेना यानी O2 CO2, O2 को लेना, CO2 को निकालना, ये ब्रीथिंग है। उसके बाद में ऑक्सीजन का सेल में पहुंचकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इस चित्र में एक बार फिर से आप देखिए, वायुमंडल की ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं जो कि लंग्स में जाती है, और लंग्स से ब्लड में पहुंचती है ऑक्सीजन, और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती हुई ऑक्सीजन जब सेल में पहुंचती है, टिश्यू में पहुंचती है, और वहां पर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और उसके बाद में सेल में कोशिकीय श्वसन के बाद में वहाँ पानी बनता है और एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है और CO2 बनता है। और उस CO2 को वहाँ सेल से वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ब्लड के थ्रू बाद में लंग्स में पहुंचाया जाता है, और लंग्स से वो CO2 एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इस तरह से ये O2 का पथ हो गया कोशिका तक पहुंचने का, और फिर CO2 जो सेल में बनती है मेटाबॉलिज्म के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, वो CO2 इस मार्ग से होती हुई, लंग्स से होती हुई शरीर से बाहर निकल जाती है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यानी वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, और इतने अणु 36 एटीपी के अणु एटीपी के रूप में यहाँ बनते हैं, एनर्जी के रूप में बनते हैं। और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। यानी बहुत से जो पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, उनमें क्या है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, वो क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें 2 ही अणु एटीपी के बनते हैं एनर्जी के रूप में, और अन्य इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती उत्पाद उसमें बनते हैं। ये देखिए आप, जो एरोबिक रेस्पिरेशन या जो वायवीय श्वसन होता है, इसमें जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे 6CO2 6H2O प्लस 38 एटीपी के अणु बनते हैं। ये जो रिएक्शन है वो ये रेस्पिरेशन है। कौन सा रेस्पिरेशन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ये एरोबिक या वायवीय रेस्पिरेशन कहलाता है। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसका विखंडन होता है, या इसमें इसका अनकम्प्लीट इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि एटीपी भी बनते हैं, 2 अणु एटीपी के बनेंगे, CO2 बनेगा, और इस ग्लूकोज का पूरा इसका विखंडन नहीं हो पाता। यहाँ इस प्रकार के इंटरमीडिएट पदार्थ भी बीच में बनते हैं। ये अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब यदि हम दोनों में अंतर करने की कोशिश करें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन है वो उसकी प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो उसका विखंडन होता है, जबकि इसमें ग्लूकोज का उसमें अपूर्ण उसका ऑक्सीकरण होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें
CO2 पानी और 36 ATP के अणु बनते हैं, जबकि इसमें 2 ही ATP के अणु बनते हैं और CO2 बनता है, साथ में उसमें अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, इस प्रकार के इंटरमीडिएट प्रकार के पदार्थ उसमें बनते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो अधिक बनती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है उसकी मात्रा जो होती है ऊर्जा की वो कम बनती है। इस तरह से हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर भी हम इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो कौन-कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे इस रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी से जुड़े रहते हैं या कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि श्वसन की जो क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। जो इसमें जो मुख्यतः जो आने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो हैं जैसे कि नेजल कैविटी और फेरिंक्स है, लेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियाई है और लंग्स में एल्वियोलाई। ये इतने ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं, जो कि रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। एक बार फिर से आप देखिए कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसका प्रारंभ होता है नेजल कैविटी से। ऑक्सीजन जो होती है वो नेजल कैविटी में प्रवेश करती है, वहां से फिर ऑक्सीजन जो है वो फेरिंग्स यहाँ तक जाती है, उसके बाद में लेरिंग्स और लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया आ जाता है। ये श्वास नली या ट्रेकिया जाता है और फिर ट्रेकिया जो होता है वो आगे चलकर ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाता है, जो कि दोनों लंग्स में, ये लंग्स हो गया, लंग्स में ये प्राइमरी ब्रोंकियाई जा रही है और उसके बाद में लंग्स में आगे चलने के बाद में फिर अनेक प्रकार के इसमें एल्वियोलाई वगैरह ब्रोंक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। इस बार फिर से इस चित्र में देखिए आप, ये नेजल कैविटी हो गया, उसके बाद में फेरिंग्स और ये लेरिंग्स, उसके बाद में ये ट्रेकिया और उसके बाद में ये ब्रोंकियाई। और ब्रोंकियाई लंग्स में प्रवेश करती है, जहां पर ये ब्रोंक्यूल्स में इसकी शाखाएं इसमें आके चलकर ब्रोंक्यूल्स में ये बदल जाती है और फिर अंत में एल्वियोलाई या वायुकोश पाए जाते हैं। लंग्स में अनेक जो एल्वियोलाई है वायुकोश भी पाए जाते हैं। इस तरह से लंग्स और हमारे ये रेस्पिरेटरी जो इसका जो ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से बॉडी में व्यवस्थित होते हैं और लंग्स के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। एक बार फिर से इस चित्र में आप देखने का प्रयास करें। ये जो पूरा रेस्पिरेटरी पथ होता है, ये ट्रेकिया हो गया, ये लंग्स हो गए और लंग्स में अगर यहाँ से हम देखने का प्रयास करें, इस तरह से लंग्स के भीतर अनेक एल्वियोलाई या वायुकोश पाए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लंग्स और ये इधर आप देखिए ये एल्वियोलाई या वायुकोश। इस तरह से जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें मुख्यतः आने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ये नेजल कैविटी हो गया, के बाद में फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियाई और इसमें लंग्स में एल्वियोलाई। इस तरह से ये सब ऑर्गन्स मिलकर श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत मुख्यतः जो रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। जो मुख्यतः जो रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 प्रकार का मैंने बताया आपको, बाह्य, आंतरिक और कोशिकीय रेस्पिरेशन। तो श्वसन की जो डेफिनेशन है मुख्य होती है, एक तो हम वायु को भीतर लेते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, ये तो होता है ब्रीथिंग या सांस लेना। और कोशिकीय स्तर पर क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि CO2 है, पानी है और ATP के रूप में एनर्जी बनती है। यानी खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, जिससे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे ही हम रेस्पिरेशन या श्वसन हम कहेंगे। थैंक यू।